सत्य हिंदी पर लगातार एक कांस्टेंट चेहरा बने हुए हैं। हर हर चरण में हमारे साथ वो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की खबरों के बारे में उन्होंने बहुत करीबी से हमें बताया है। राशिद जहीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कि बताया कि मिलन कुमार जी कहूंगी, राशिद बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राशिद जी से कमेंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर शैलेश जी और बाकी वरिष्ठ पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे। राशिद जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, खेला हो चुका है, किला ध्वस्त हो चुका है, बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। हम बहुत समय से इस बात को कहे जा रहे हैं और आज दिनेश वोरा जी ने बिल्कुल खरे शब्दों में ये कह दिया है कि भाई अब तो योगी जी अब तैयारी कर ले मंदिर में जाने की। तो आपका क्या आकलन है? आप तो उत्तर प्रदेश को बड़ा क्लोजली देखते हैं, पहचानते हैं, तो जो 7वां फेज है, अंतिम चरण है, उसके बारे में क्या आकलन है आज आपका? नीलू जी, जो सुनना नहीं जानता वो बोलना नहीं जानता। मुझे इन लोगों को सुन करके ऐसा लगता है कि बस मैं सुनता रहूं, बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे वरिष्ठ जन बैठे हैं, हकीकत बात तो यह है। लेकिन चूंकि बनारस का चुनाव चल रहा है तो मुझे भी एक शेर याद आ गया, हिम्मत हो रही है। हमारे वोरा जी बैठे हैं, एक थे नजीर बनारसी, उनका एक शेर था। उन्होंने कहा कि बदगुमानी बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, बदगुमानी बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, हमको भी तन्हा कर दिया। तो अभी गोरखपुर में जो बैठे हैं कोई साहब, उनको बारे में मैं सुन रहा था अभी एक हमारे सत्य हिंदी पर थोड़ी देर पहले, आपके जुड़ने से पहले, कि वो वहीं बैठ गए हैं मठ में। तो वो मुझे याद इसलिए आ गया ये शेर, फिर बनारस का जिक्र चला। देखिए, मैं परंपरागत बात नहीं करूंगा, ना ज्यादा समय लूंगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ऐसा है, ये जो प्रतिशत है, ये सब चीजें हैं, ये इतनी परंपरागत लगने लगी मुझे कि मुझे याद हो गई सब, इतने लोगों ने बोल दिया। देखिए, आजमगढ़ या इधर की साइड में जो वोट परसेंटेज होता है वो 2017 में भी ज्यादा हुआ था, क्योंकि एक ही सीट पे जब 1,80,000 मुसलमान होंगे मुख्तार अब्बास अंसारी की, तो वो ज्यादा हो जाता है। और उस जमाने में भी समाजवादी ने ले लिया था। बात उस पोर्शन की नहीं चल रही। अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत वहीं ज्यादा निकलेगा, वहां पर ज्यादा आक्रोश है। बात चल ये रही है कि बनारस के अंदर जो कैंट के अंदर लड़ाई है, दक्षिण में 2 महंत लड़ गए आपस में। यहां है मेन चीज कि मोदी जी की जगह है 2024 में, मोदी जी के लिए जगह बचती भी है या नहीं, 2024 में कहीं उनको दूसरा ठिकाना ना पकड़ना पड़े। वजह वही बदगुमानी जो बढ़ा दी थी। अब मैं अब एक बात बताता हूं, ट्रेन में देखिए, आज हमारा जो, आपने एक साहब कह रहे थे कि वो बिहार के अंदर 90% जो है ना वो थोड़ा ग्रामीण एरिया है। हमारा ये तमाम, ये पूरब कहते हैं, हमारे पश्चिम में अगर हम बैठे हैं तो इसको पूर्वांचल ही बोलते हैं, पूरब का एरिया बोलते हैं। यहाँ भी और हमारे यहाँ भी एक ज्यादातर होता है कि जो घर का एक जवान बच्चा होता है उसकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है। अगर वो किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, तो जब वो वापस आता है तो उसको भी बड़े ध्यान से देखते हैं कि नई साइंस लाया होगा, नई बात बताएगा। तो ये जो ट्रेन पर गए हैं वहां पर अखिलेश का नारे लगाते हुए, मैं आपको सच बता रहा हूं, अखिलेश के नारे इसलिए नहीं लगाए कि अखिलेश जो है कोई विकास पुरुष है। बात यह है कि प्रयागराज के अंदर जो डंडा मारा गया है, पिटाइयां जो हुई हैं, मैं अपनी बात करके प्रयागराज को उसको याद करके वो लोग अपने घर को गए। हालांकि पहले भी ट्रेनें भर के आया करती थी, टिकट कराया जाता था किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के माध्यम से ताकि वोट करें। लेकिन ये जो लोग गए हैं अपने पैसों से टिकट लेकर के, ये साफ दर्शाता है कि कहां जा रहा है। दूसरी बात, प्रयागराज के बारे में बात याद आ गई, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। महाराष्ट्र के अंदर एक भिवंडी है, वहां कपड़ा बनता है, उसको कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे प्रयागराज को मैं सुनता हूं बराबर आप लोगों के मुंह से कि ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहां से जब लड़का निकल करके नारेबाजी करके अगर जा रहा है तो उसका अंदाजा आप नीलू जी सहज कर सकती हैं कि किस ओर जा रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक लड़ाई और भी है। एक लड़ाई अगर मैं खुल के कहूं कि योगी जी और आला कमान के बीच में है, जिसके बारे में अभी 10 तारीख के बाद होगा बहुत ज्यादा चर्चा। एक लड़ाई और भी है, वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की भी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह का, कल स्पेस में था मैं, वहां के तमाम लोगों ने यह बता दिया कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और मैं यहाँ सोशल मीडिया पे जब एक्टिव होता हूं तो पता चलता है कि जमीनी हकायक क्या है। तो एक लड़ाई ये भी है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो देखना रोचक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और राशिद जी बोले, राशिद जी बोले। आप बोलिए राशिद जी। मैं अश्वनी सर से एक बात ये पूछना चाहता था कि बहुत सर, संक्षेप में उनको जाना भी होगा, फिर मैं रविकांत जी से प्रोग्राम का स्लॉट शुरू करूंगी जी। ऐसी कौन सी संस्था है या ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी बात पे आप ये कह देंगे कि लब्बैक लब्बैक कहते हैं कि हम एग्री। फ्रीडम हाउस ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार पूरी तरह से आजादी नहीं है, आंशिक आजाद है भारत।
मैं भी कंडेम करता हूं इस बात को, लेकिन वो कौन से तथ्य लेता है, पूरे सुन लीजिए, कौन से तथ्य लेता है उसके बारे में बात करूंगा, लंबी हो जाएगी। 37 प्रेडेटर्स, आप रिपोर्ट सुन लीजिए, उसके अंदर भारत को रख दिया जाता है, जहां पर पाकिस्तान और चीन को रखा जाता है कि यहां पर बोलने की आजादी, यहां पर पत्रकारों की आजादी को प्रेडेटर्स के रूप में कहा गया भारत को। आपको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डाटा दिखाई नहीं देता, 2019 से पहले जीडीपी दिखाई नहीं देती, आपको ये नहीं दिखाई देता कि बेरोजगारी के अंदर कितने लोग लिप्त हो गए हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, भाई भाई के अंदर जो प्यार था उसके बीच में जो खाई बढ़ी है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स, आप मुझे सिर्फ देश का नाम बताइए, मैं आपको वहां की रिपोर्ट बता दूं। क्या सब लोग भारत के पीछे पड़ गए इन 10 सालों में कि हम सब निगेटिव रिपोर्ट देंगे और आप मानेंगे नहीं? जाना भी होगा। हाँ राशिद जी, देखिए भाई भाई के बीच में कोई खाई इस सरकार ने नहीं डाला है। जीडीपी हमको 2004 का भी याद है और 2014 का भी याद है और 2022 का भी याद है, हमको जीडीपी कहीं नहीं भूला है, उसको देखने वाली बात है। और भाई भाई के बीच में किसने बांटा है? और बाहर से कोई नहीं आता है, यहीं पर खाई पैदा कर रहे हैं लोग जो कह रहे हैं कि राशिद मुसलमान है और एके शाही हिंदू हैं। ठीक है, नीलू जी जो है क्रिश्चियन है, ये यहां पर बताया जा रहा है, इसके की बात हो रही है इस देश में, यही बताया जा रहा है। कहीं का कोई बच्चा जो है जवाब नहीं है, नहीं चलिए जी 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 बादल जी के पास आती हूँ। प्रोफेसर रविकांत भी हैं हमारे साथ। ये जो 54 सीटों पर जिस तरीके का जो घमासान इस समय चल रहा है, घमासान इसे कहें या खामोश वोटर कहें, बहुत सारे तथ्यों को हमने डिस्कस किया है। आपका क्या आकलन है कि कितनी सीटें इस समय बीजेपी को मिल रही हैं और कितनी गठबंधन को जाएंगी, और बीएसपी का क्या रुख आप देखते हैं इसमें, इस चरण में? नीलू, इसके अंदर सबसे बड़ी वोट दलितों की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे यहाँ जो बिरादरी आती है, जाति आती है, वो यादव आती है। मुस्लिम और ब्राह्मण लगभग एक जैसे ही हैं, तो जब मुस्लिम और यादव जब मिल जाते हैं और बाकी जो राजभर वगैरह जितने योद्धा इनके हैं, चौहान वगैरह सब, ये नूनिया जिनको हम बोलते हैं, ये सब इकट्ठे होकर के लगता है कि 30 से ज्यादा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की निकल जाएंगी। ये इतना बड़ा डेंट होगा मोदी जी की इस पूरे वाले इरा के अंदर, जहां पर उनको 3 दिन गुजारने पड़े। ये तो बात हो गई इस वाले एरिया की। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बता दूं मैम, आखिर में, चूंकि अब सब जगह का आने वाला है पोल, टीवी में देखता नहीं, आज शाम खोलूंगा 6 बजे, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक पहले चरण से मैं आपके साथ हूं। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 10 तारीख को आप मुझे जरूर बुला लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ चीज ऐसी दिखाने को मिल जाए कि 2 सेफोलॉजिस्ट थे इंडिया के अंदर बहुत बड़े, जिनको मैं सुनता था, वो 2 बार नजर आए इस बार मुझे सिर्फ, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। मैं 2014 से और 2022 तक अपने फेसबुक के आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कि मैंने 1-2 महीने पहले, ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों को सुन करके जो समझ दी है, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने हर एक चरण में भारतीय जनता पार्टी से सीटें चुराई हैं। अगर कोई यूं कहे कि दूसरा जो चरण था वो समाजवादी का सबसे बड़ा चरण था, मैं नहीं मानता इस बात को। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सारा मुस्लिम बेल्ट है, लेकिन हर एक चरण में समाजवादी पार्टी ने अब उनसे सीटें चुराई हैं। जिस तरह से तीसरे चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ यादव बेल्ट से चुराई थी सीटें, लेकिन उसके बावजूद भी 200 का आंकड़ा, बस 200 की ही बात करूंगा मैं आपसे। अजीब बात है कि 200 को आंकड़ा चुराते चुराते समाजवादी शायद पहुंच जाएगी 6 बजे। कोई यूं कहे कि बहुजन समाज पार्टी की 50 या 30 सीटें आने वाली हैं, गलत। कांग्रेस की 15 आने वाली, गलत। मैं आपको फिर बता दूं कि 150 से दोनों ऊपर हैं और 10-20 का फर्क रह जाएगा। और मुझे जो एज लगता है, 6 बजे के बाद में एक आकलन और करूंगा, हालांकि मैं लिख तो चुका, तो 200 सीटें लगभग गठबंधन को पहुंच जाएंगी। और अखिलेश जी अगर यूं कहें कि साहब मैं ही 200 सीटें ले आऊंगा, ये भी नहीं है, उनको जयंत जी के गठबंधन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा आकलन है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता था कि इस वाले रीजन के बारे में आपने पूछा, वो मैंने आपको बता दिया। एक बहुत सीनियर आदमी थे, वो एक बात कह रहे थे, मैं उनके सामने लब कुशाई नहीं कर सकता, मतलब बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे उसमें कांग्रेस ही क्यों ना हो, जो जातियों के बंधन में नहीं रहती, अपने कैंडिडेट चुनते समय हमेशा ये जरूर पूछा जाता है कि आपकी जाति के लोग कितने हैं।
कोई हिंदुस्तान की पार्टी का बंदा ये नहीं कह सकता कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पहले हुआ करता था कि बाराबंकी से मोहसिना जी आई और मेरठ से जीत के चली गई, पहले हुआ करता था जब विपक्ष नहीं होता था। लेकिन आज जातियों में ही बटा हुआ है। और देख लीजिएगा आजमगढ़ से नीचे रविकांत सर बैठे हैं, इनके सामने बोलते हुए बहुत ज्यादा मुझे हमेशा लिहाज आती है, इतने सीनियर्स के बीच में कैसे बैठ जाता हूं। ऊपर की सीटों में देख लीजिएगा 2017 में भी अच्छी वोट है, चूंकि वहां पर तादाद कुल लोगों की आप जानती हैं। यहाँ जो डेंट मारा बनारस में 5 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस की तरफ हो जाएंगी, वो कैंट पे शायद कुछ गड़बड़ी हो जाए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि समाजवादी गठबंधन को चुरानी पड़ी है। और चुराने की वजह सिर्फ इतनी है कि इन्होंने बदगुमानियां पैदा कर दी थी। वही शेर मैंने जो पढ़ा था कि इन लोगों ने 2 लोगों बांट दिया था, अदरवाइज वरना काम कुछ अच्छे भी हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ओके, तो बात कर दी और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम उस दिन इंतजार करेंगे उनका और उनसे बातचीत सुनेंगे। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है जहीर साहब, अगर बीजेपी 150 पहुंचती है तो फिर हंग असेंबली हो रही है, फिर तो पक्का है, फिर तो त्रिशंकु विधानसभा होगी और फिर मायावती बहुत बढ़िया पोजीशन में होंगी, क्योंकि मायावती को जितना कम आंक रहे हैं वो उतना है नहीं जो आप 30 कह रहे हैं। बीच में एक दिन उनका स्टेटमेंट आया था ना कि हम ही सरकार बनाएंगे, आप चिंता मत करिए किसी नहीं। अब ये अगर जहीर साहब ये कह रहे हैं कि 150 बीजेपी पहुंच रही है तो मैं कह रहा हूं, मुझे तो लगता है कि वो काफी नीचे है, 120 के आसपास है। इस वजह से सपा गठबंधन को बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। अब हम लोग तो केवल अनुमान ही कर रहे हैं, ज्यादातर बैठ करके बातचीत करके। तो और जो ईवीएम में बंद हुआ है, मतदाता वास्तव में क्या सोच के वोट कर रहा है और क्या कह रहा है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो 10 तारीख को हैरान भी हो सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसके चेहरे पे का रंग उड़ेगा वो भी देखना होगा। अभी थोड़ी देर में एग्जिट पोल्स भी संक्षेप में, उसके बाद फिर जी। मैम मैं इतना कहना चाह रहा था कि जितने पैनलिस्ट हैं 7 चरण तक मैंने सुने, कभी कोई ये कहता है कि वोटर इतना तेज हो गया है कि वो बताने को तैयार नहीं है। अगर वो बताने को तैयार नहीं है तो हम स्टूडियो में बैठ के, घर में बैठ के कैसे अंदाजा कर लेते हैं, एक बात। और कभी कभी वोटर अगर जाता है तो उसको ये नहीं मालूम होता कि दलित बस्ती में है या मुस्लिम बस्ती में है, ये पंडितों की बस्ती में है, ये बनिए की बस्ती में है। हमारे ही जो पी सिंह है मेरठ आए थे, तो उन्होंने मेरठ में शॉट दिखाया, वोटर ने कहा यहाँ नल चल रहा है। वो मेरठ कैंट क्षेत्र की बात है, वहां 34 साल से बहुजन भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली बात कर देना, सर्वे कर देना, तमाम चीजें, ये सारी चीजें मुझे फेल इसलिए नजर आती हैं कि एक तरफ हमारे पैनलिस्ट बोलते हैं कि वोटर बता नहीं रहा है, मन की बात मन में रखता है, और जमीन पर अगर वो जाता है तो उसको मालूम नहीं होता कि वो कौन सी बस्ती में है। एक बात बस आखिरी जो नुस्खा है ना वो ये है कि आप में से कोई भी बंदा इस बात को इंशाल्लाह इनकार नहीं करेगा कि 20% यदि मुस्लिम है तो वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा, वो उससे जाएगा जो उसे हरा रहा है। 8% अगर यादव है तो ये भी आप इनकार नहीं करेंगे कि इस समय वो बिल्कुल मुट्ठी बंद है, वो जा रहा है। अब बाकी बचता है 32 से 35 ओबीसी, उसके अंदर इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, या कर सकने की गुंजाइश थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उसका फिर भी 1/3 ओबीसी जो गठबंधन है वो ले जाने को तैयार हो गया है। तो वो सैफोलॉजिस्ट जो 33 और 32% से ऊपर नहीं मान रहे थे, वो लगभग 38 या 37 या 40% अखिलेश जो है जा रहे हैं। ये एक आखिरी नतीजा है जिसके अंदर 2 पक्ष तो बहुत मजबूत हैं, मुस्लिम और यादव, और तीसरा पक्ष आप खुद अंदाजा कर लें कि 12 तो मंत्री निकल कर आए थे, विधायक, और बाकी ये तमाम जो है एंटी कंबेंसी है और तमाम दुनिया की चीजें। इसमें अगर अखिलेश के पल्ले इतना भी नहीं पड़ा कि वो 7-8% नहीं लेके गया, इससे इनकार करने की संभावना नहीं है। तो यही एक आंकड़ा है जो बिल्कुल कंफर्म सही बैठेगा 10 तारीख की सुबह 11-12 बजे। तो सरकार बन जाएगी। मैं 38, मैं ज्यादा नहीं कह पा रहा, 38 और 37%, 39%, क्योंकि 28-27 पे तो ऑलरेडी इनके पास है। इतना वोट किसी के पास नहीं है, मायावती जी के पास भी नहीं है इतना वोट आज की तारीख में। चलिए, 10 तारीख में तो 48 घंटे से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी तो एग्जिट पोल्स के नतीजे आने वाले